सभी साथियों को नमस्ते। क्या भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है? इस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके लिए हमें वैदिक काल की ओर चलना होगा और देखना होगा कि उस समय स्त्रियों की क्या अवस्था थी, हमारा समाज किस प्रकार का था, उसमें स्त्रियों की क्या दशा थी, कैसा स्थान था। मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा था। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार था। वैदिक काल में वैदिक मंत्रों की दृष्टा ऋषिकाएं रही हैं, जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी का अर्थ है ब्रह्म विषयक या ईश्वर विषयक, जिसे बहुत अधिक जानकारी है और उस जानकारी को वो अन्य लोगों में शेयर करती है, यानी उन्हें भी जनाती है। ब्रह्म का अर्थ वेद भी है, तो वे स्त्रियां जो वेद को पढ़ती हैं, जिन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया है और जो वेदों के प्रचार प्रसार में अग्रणी हो, अर्थात जो वेदों को पढ़ती हो और वेदों को पढ़ाती भी। ऐसी कई ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हमारे समाज में रही हैं। वैदिक समाज में कुछ स्त्रियों के मैं आपके समक्ष नाम ले रहा हूं, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। ये ऋग्वेद के पहले 5वें, 8वें और 10वें मंडल के कुछ सूक्तों की मंत्र दृष्टा थी। अब आप समझ सकते हैं, जब ये मंत्र दृष्टा थी अर्थात मंत्रों के अर्थों का प्रकाश करती थी, तो क्या स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? जब वेद मंत्रों के प्रकाश उन्होंने किए हैं, उन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या की है और उस व्याख्या को अन्य लोगों को शेयर भी किया है, उनको बताया है, उनको जनाया है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियां हमारे यहाँ बहुत ऊंचा स्थान हमारी संस्कृति में उनका था और वो वेद मंत्रों की ज्ञाता थी, वेद मंत्रों का पाठ कर सकती थी, वेद को पढ़ सकती थी। बृहद आरण्यक उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध संवाद है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। उसमें गार्गी एक निडर, तर्कशील, विदुषी ब्रह्मवादिनी थी। उसने ऋषि याज्ञवल्क्य से ब्रह्म के विषय में ऐसे कठिन प्रश्नोत्तर किए कि ऋषि को भी बहुत सोचना पड़ा उत्तर देने के लिए, और उन्हें स्वीकार किया कि गार्गी बहुत विदुषी। इसी प्रकार से एक और संवाद है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद, जो बृहद आरण्यक उपनिषद में है। ऋषि याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थी, एक तो मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। जब ऋषि संन्यास लेने लगे तो उन्होंने सोचा कि अपनी संपत्ति को दोनों को बांट दिया जाए, और उन्होंने दोनों को पास बैठाया और संपत्ति के वितरण की बात और स्वयं संन्यास की बात कही। तो मैत्रेयी ने कहा कि हे स्वामी, क्या इस संपत्ति को पाकर मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी? ऋषि ने कहा नहीं, यह मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन तो ब्रह्म विद्या है। तो फिर मैत्रेयी ने उस संपत्ति को नहीं लिया, बल्कि उनके साथ ही संन्यास लिया और ब्रह्म विद्या को जानने के लिए उनके साथ चली गई। और मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बनी और उसने वेदों का प्रचार प्रसार किया और उस विद्या को पढ़ा, ब्रह्म को जाना। इसके बाद मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ और मैं आप समझिए कि मध्यकालीन भारत में एक महान शास्त्रार्थ की चर्चा आपके सामने करता हूँ, और वो शास्त्रार्थ है मंडन मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य के बीच।
दोनों महान पंडित थे, महान विद्वान थे। दोनों का शास्त्रार्थ हुआ, महीनों तक शास्त्रार्थ चला। और मैं आपको बताऊं, विशेष बात यह है कि उस शास्त्रार्थ की जो जज थी, जो निर्णायक थी, वो मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती थी। आप समझ सकते हैं कि दो विद्वानों के बीच जो जज हो वो निश्चित रूप से विद्वानों से तो कमतर नहीं होगा, क्योंकि जज अधिक विद्वान ही होना चाहिए, तभी निर्णय सही आ पाता है। अगर शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र की पत्नी को जज स्वीकार किया है तो इसका मतलब मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती बहुत विद्वान थी। और उन्होंने महीनों तक दोनों का शास्त्रार्थ सुना और इस निर्णय की ओर आई कि मंडन मिश्र इस शास्त्रार्थ में हारने वाले हैं। लेकिन उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की, क्योंकि उभय भारती मंडन मिश्र की पत्नी थी। तो उन्होंने शंकराचार्य जी से कहा कि मैं तब तक मंडन मिश्र की हार स्वीकार नहीं करूंगी जब तक कि आप मुझे शास्त्रार्थ में न हरा दें। कारण उन्होंने बताया कि मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूं और जब तक मैं नहीं हारूंगी तब तक मंडन मिश्र जी का, जो मेरे पति हैं, उनकी हार नहीं हुई। अब आगे जो शास्त्रार्थ है वो मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती और शंकराचार्य के बीच आरंभ हो जाता है। उभय भारती ऐसे काम शास्त्र के प्रश्न करना प्रारंभ करती है जिनके सामने शंकराचार्य जी मौन हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी शंकराचार्य जी को नहीं थी। उन्होंने 6 मास का समय लिया, ऐसा बताते हैं, और उसके बाद पुनः शास्त्रार्थ हुआ। मेरा यहाँ कहने का यह अर्थ है कि उस समय हमारे देश में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, यज्ञों में भी और शास्त्रार्थ में भी। वो पुरुषों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती देती थी और शास्त्रार्थ भी किया करती थी। तो अब आप इससे समझ सकते हैं, मेरा जो मंतव्य है वो आप तक पहुंच गया होगा कि वैदिक कालीन समाज में जो हमारी संस्कृति है उसमें स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार था और मध्यकालीन भारत तक भी वेद पढ़ने का अधिकार था। बाद का समय ऐसा आया कि जिसमें हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों ने नष्ट कर दी और यह ज्ञान भी, स्त्रियों को जो ये अधिकार है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन अब मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ और ये आप के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि स्त्रियों का हमारी संस्कृति में कितना ऊंचा स्थान था। अब आप स्वयं निर्णय कर लें, स्त्रियों को वैदिक काल में, सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कितना उच्च स्थान प्राप्त था। जब स्त्रियां वेद पढ़ सकती थी, वेदों की मंत्र दृष्टा हो सकती थी, तो फिर आज ऐसा क्यों कहा जाता है? आज कथावाचक इस प्रकार की भ्रांतियां क्यों फैलाते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि स्त्रियों को हमारी संस्कृति में पुरुषों के बराबर अधिकार था और होना भी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के बिना पुरुष अपूर्ण है और पुरुष के बिना स्त्रियां अपूर्ण हैं। हमको ये ध्यान रखना चाहिए इस काल में भी कि हम स्वयं वेद पढ़ें, जो हमारे बालक और बालिकाएं हैं, जो यहाँ महिलाएं हैं, उन सबको भी वेद पढ़ाएं और जो सनातन संस्कृति की पहचान है वो अक्षुण्ण बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्ते।